नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज बात होगी आसमान छूती हुई महंगाई की। 4 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी चीजें भी महंगी हो रही हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 76 रुपए बढ़े। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। 33 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 49 पैसे, डीजल 8 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ। लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अमूल ने भी अब 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए। वहीं आज से गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर भी महंगा हो गया है। जाहिर है, दूध के दाम बढ़ने से दूसरी चीजों के दाम बढ़ने भी तय हैं। वहीं सरसों और रिफाइंड तेल के भाव तो पहले से ही आसमान छू रहे हैं। 1 साल पहले जो सरसों का तेल 100 रुपए में बिक रहा था, अब वही सरसों का तेल 170 से लेकर 190 रुपए लीटर बिक रहा है। रिफाइंड भी 200 रुपए लीटर तक बिक रहा है। महंगाई का हाल क्या है, इसका पता महंगाई के आंकड़ों से और साफ होता है। मई में थोक महंगाई के बाद खुदरा महंगाई में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई दर मई में बढ़कर 6.3%, यानी ये आरबीआई के आंकड़े को भी अब पार कर गई। थोक महंगाई दर तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और मई में ये 12.94% तक हो गई। पिछले साल इसी अवधि में ये -3.37% थी। जाहिर है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन महंगाई रोकने के लिए सरकार भी गंभीर नजर नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर भी महज बहानेबाजी होती है। विपक्ष भी महंगाई के मुद्दे को धार देने में नाकाम रहा। सवाल यह है कि ऐसे में महंगाई की मार से आम आदमी को निजात कैसे मिलेगी। करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। कोरोना से हाल बेहाल, ऊपर से महंगाई की मार। तेल, दूध, सिलेंडर, दाल, सब में लग रही है आग। कैसे मिलेगी महंगाई से निजात? जुलाई में लोगों की जेब जलने लगी है। कोरोना के कहर से करा रही जनता को महंगाई भी मार डालेगी। सरकार न तो कोरोना के कहर को रोक पा रही है, न ही महंगाई की मार से झुलस रही जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम में ऐसी आग लगी हुई है कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेल के ताव में सभी चीजों के भाव बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 98.81 रुपए प्रति लीटर हैं। कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। भोपाल में पेट्रोल 107.07 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 33 दिन में पेट्रोल 8.49, डीजल 8.39 रुपए महंगा हुआ है। आम जनता क्या खाती है? दाल, रोटी, दूध। दाल ने तो गरीबों की थाली से पहले ही दूरी बना ली है। अब दूध भी गरीबों के बच्चों की गिलास से गायब होने लगे हैं। लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दूध के दाम में इजाफा होने से घी, पनीर, मक्खन, चीज, लस्सी और छाछ के अलावा मिठाई और चॉकलेट के दाम भी बढ़ने तय हैं। सरसों के तेल के भाव पहले से ही ताव दिखा रहे हैं और गृहिणियों के किचन में अब छौंक भी कम सुनाई दे रही है। सरसों तेल 170 रुपए से 190 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 1.5 साल पहले 100 रुपए लीटर थे दाम। रिफाइंड के दाम भी 160 से 200 रुपए लीटर हो गए हैं। चारों तरफ से महंगाई मार ही रही थी कि एलपीजी सिलेंडर भी महंगाई की दौड़ में सबसे आगे निकलने की होड़ में है। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगे हो गए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 1550 रुपए हो गए हैं। पिछले 6 महीनों में लगातार 5 बार बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। मई महीने में थोक महंगाई के बाद खुदरा महंगाई में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। महंगाई मई में बढ़कर 6.3% हो गई है। अप्रैल में ये 4.23% थी, यानी मई में खाने पीने की चीज महंगी हुई है। आंकड़ा आरबीआई के दायरे से भी बाहर निकला। आरबीआई ने दायरा 2 से 6% तय किया था। 5 महीने तक खुदरा महंगाई दर 6% से नीचे रही। मई में खाने पीने का सामान 5.01% महंगा हुआ। अप्रैल में 2.02% ही महंगा हुआ था। मई में थोक महंगाई ने रिकॉर्ड बनाया।
12.94% के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची थोक महंगाई। अप्रैल में थोक महंगाई दर 10.49% थी। पिछले साल इसी अवधि में ये -3.37% थी। सरकार का कहना है कि लो बेस इफेक्ट और कच्चे तेल, पेट्रोल डीजल के साथ अन्य खनिज तेल और मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं के दाम में आई तेजी की वजह से महंगाई बढ़ी है। इस दौरान दालों में 12.09%, प्याज में 23.24%, फलों में 20.17%, तिलहन में 35.94% और कच्चे पेट्रोलियम में 102.51% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है, ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी चीजों के दाम भी उछल रहे हैं। महंगाई की मार ऐसे दौर में पड़ रही है जब कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक हालत ज्यादा खराब है। चिंता की बात यह है कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार किसी भी तरह के कदम नहीं उठा रही है जिससे आम जनता को राहत मिल सके। विपक्ष भी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने में नाकाम रहा है। जानकार कहते हैं कि महंगाई अभी और मारेगी, यानी जनता की जेब जलती रहेगी, जनता महंगाई की बोझ से सिसकती रहेगी और सरकारें सोती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, महंगाई की मार इस कदर पड़ रही है कि जनता बेहाल है, परेशान है, लेकिन सरकार है कि सुध लेने को तैयार नहीं। बाहर निकले यानी कि अपना 4 व्हीलर लेकर, 2 व्हीलर लेकर, तो उसमें पेट्रोल डलवाने जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर का सामान खरीदने जाती हैं तो वो हतप्रभ रह जाते हैं। और साथ ही अगर किचन का सामान, रसोई का सामान खरीदने जाते हैं तब भी उनकी जेब से 500 का, 1000 का नोट निकल ही जाता है, 2000 का नोट खर्च हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे में ये महंगाई आखिर कहां जाकर रुकेगी भी या नहीं? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि महेश वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। महिमा सिंह जी नेता कांग्रेस, और साथ ही कुणाल गुप्ता जी अर्थशास्त्री, और प्रोफेसर अमन अग्रवाल जो कि अर्थशास्त्री हैं। कि सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। महेश वर्मा जी, सत्ता में आप हैं, यूपी में भी, केंद्र में भी। सबसे पहला सवाल आप ही से। आपने बड़े अच्छे सपने दिखाए थे अच्छे दिनों के, कि देखिए अच्छे दिन आएंगे, और महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने देखा था कि जब बाकायदा कांग्रेस सत्ता में थी तो किस तरीके से बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के दिग्गज चेहरे सड़कों पर रहते थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पे लेकर बाकायदा सत्ता पक्ष को घेरा करती थी, कांग्रेस को घेरा करती थी। उन्हीं अच्छे दिनों को दिखाने के लिए ना, कहाँ है अच्छे दिन? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। ये सिर्फ बेहद ही अच्छे दिन ही नहीं, ये सिर्फ दिखा है हम देशवासियों से कि देश में एक ऐसी सरकार है जिसने कम से कम इस कोरोना काल में, इस आफत काल में, इस विपदा में जिस तरह से गलती से आप अगर 2014 के आंकड़ों को अगर सुपर इम्पोज कर दें आप, जिस समय जो है न कोरोना था न किसी बात का रोना था, लेकिन हाँ उस समय ये जरूर था कि भ्रष्टाचार अपने प्रकाशा पे, और उसके बावजूद भी महंगाई दर जो था वो 11-12 पे जो है पंचकुले ले गई। आज अगर उसको किसी उस आंकड़े को अगर सुपर इम्पोज करके देखा जाए, गलती से अगर सरकार जो है मोदी सरकार नहीं होती, महान अर्थशास्त्री की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, चिदम्बरम जी जैसे लोग अगर वित्त मंत्री होते तो क्या होता है? ये सोच मात्र से, कल्पना मात्र से आदमी की रूह कांप जाती है। और आप कह रही हैं कि ये जो महंगाई है, इस महंगाई का अगर कहीं सरोकार है तो सिर्फ केंद्र में मोदी सरकार से। महंगाई की मलाई जो है ना, ये जरा कि राजस्थान में जहाँ 120 रुपए लीटर पेट्रोल का डीजल 110 रुपए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो दूध है 2 रुपए किलो बढ़ाया गया है। आपको मालूम है 2014 से पहले मैक्सिमम 10 रुपए तक साल में 2 बार दूध की कीमत बढ़ाई जाती है एमएसपी की तरह। और दूध का जो उत्पादन करता है, आज भी आप ओपन मार्केट में जाइए, जिससे हम अपने घर से दूधिये से दूध लेते हैं, उसका जो रेट है वह अमूल का रेट है। जो दूधिया दे रहा है वो 10 रुपए महंगा मुझे दे रहा है अमूल। ठीक है। उसके बावजूद भी 1 साल 10 महीने बाद 2 रुपया बढ़ा है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि हर साल 2014 तक मैक्सिमम 10 रुपए तक हर साल बढ़ाया गया है। वो कारण देश को आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है।
ये जो आज 2 रुपया भी बढ़ाया गया है वो भी एक मजबूरी है। हाँ। और तब तो मैं किसी टीवी चैनल पे था, तो वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जब मैंने उनको समझाया और बताया, तो एंकर और वो दोनों ने एक्सेप्ट किया हाँ। कि हाँ जी कुछ हद तक सही आप बात कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो महंगाई की जो बात हो रही है, आज व्यापारी हो, किसान हो या जो भी अन्य लोग हैं, जिनको आज सरकार, केंद्र सरकार से राहत मिल रही है, या 80 करोड़ परिवार को नवंबर तक भोजन देने की जो व्यवस्था है, ये निहाती आप मुझे बता दीजिए कहाँ से लाए, ठीक है। किससे मांगे, किसके आगे हाथ फैलाए हैं, किसके आगे कटोरा लेके गया, विश्व बैंक के पास, IMF के पास, किसके पास गया, किससे कहें। जो सहयोग है वो तो हम, अच्छा ये सरकार जो है पैसा लेती है, ये तो नहीं है ना कि फोन पे लोन दे देती है किसी को। ये सरकार पैसा ले रही है, योजना चला रही है, MSP दे रही है। आपको 85% के तहत किसानों के MSP में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोई मना नहीं कर सकता है ना। ठीक है। आपसे है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। ठीक है। प्रोजेक्ट भी चल रहा है, देश भी चल रहा है। आज वैक्सीन जो है प्लेग एक सूरत में शुरू हुआ, उसकी दवा तक नहीं बना पाए, 20,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे पाए। उस देश, वही है देश है कि आज आपके पास 30 लाख करोड़ का पैकेज जो है इस महाकाल में किसी तरह सरकार ने, यही व्यवस्था है। लेकिन ईमानदारी है, इच्छा शक्ति है, लूटने की, जनता को लूटने की कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई मनसा नहीं है। इसलिए जो भी चीज आपके सामने है वो तस्वीर जो है बिल्कुल किसी की तरह साफ है, उसमें देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, कोई करप्शन नहीं है, तो इरादा, नीयत अच्छी है। तो इस चीज को कहीं न कहीं जनता भी समझ रही है, और जनता को इस चीज को मालूम है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए कर सकते हैं, या वैक्सीन का मामला, आप मुझे बता दीजिए ना, अगर ये मोदी सरकार नहीं होती, मैंने कहा कि ईश्वर की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि मोदी सरकार, अगर ये गलती से वो सरकार होती तो आप सोचिए 500 रुपए लेकर आप बीजेपी क्या हो। ठीक है महिमा सिंह जी, यहाँ पर महेश वर्मा जी का कहना है कि देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इसलिए फिर भी स्थिति बेहतर है, कम से कम नियंत्रण में है। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां जाकर देखिए, वहां पर महंगाई की स्थिति और भी ज्यादा बदतर है, जनता महंगाई से और ज्यादा परेशान है। कम से कम दिल्ली में या बाकी जगहों पर कम से कम 100 की लिमिट में है, लेकिन जहां पे कांग्रेस का शासन है वहां पर तो पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। ये कब कांग्रेस का रोना रोना बंद करेंगे प्रियंका जी? कब जाकर के ये काउंटर डिफेंस करना बंद करेंगे? भाजपा जो सत्ता में बैठी हुई है आज, मेजॉरिटी से देश का शासन कर रही है इस समय। आप अमूल दूध देख लें या आप रसोई गैस सिलेंडर देख लें, आज से 8 वर्ष पहले का मंजर यदि याद करें तो ये याद आएगा। कपड़े उतार कर, अर्धनग्न होकर, कभी चूड़ियां पहनकर, पता नहीं किस किस तरीके से अच्छे दिन लाने की दुहाई दे रहे थे इस देश को। और आज जब ये कह रहे हैं हमने तो कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया, तब भी जो एक दो चार राज्यों में ये जहां पर कर सकते हैं दोषारोपण, वो करके अपना मुंह छुपाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं तो भाजपा प्रतिनिधि की बात सुन रही थी, मुझे तो कोई दिशा दिखाई नहीं दी उनकी बात में। उनका वक्तव्य बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा इस सरकार का शासन है, दिशाहीन। कुछ समझ नहीं आया कहना क्या चाह रहे हैं, कहीं की इनका रोड़ा जोड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हर महीने की पहली तारीख को तो गैस महंगी हो जा रही है, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। अभी SBI ने भी 4 बार से निकालने के ऊपर और उसके ऊपर कॉस्ट लगा दी है। जो नए बैंकिंग और टैक्सेशन रूल्स आए हैं 2021 के, उसको लेकर के जनता के अंदर कोई जागरूकता नहीं है, उसको लेकर के कोई पब्लिक कैंपेन चलाया नहीं गया है जिसके माध्यम से लोगों को उसके बारे में अवगत कराया जा सके। या लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि कोविड दौर में 4 दीवारी में क्या इतना ही काफी नहीं था कि आप लाशों को मार लगा रहे थे? अब आप 4 दीवारी में बंद लोगों के ऊपर उनको महंगाई से भी घेर रहे हैं, महंगाई का आघात नहीं है। ठीक है। तो इसलिए प्रियंका जी, ये जो काउंटर डिफेंस है, ये जो काउंटर अटैक है, ये इस तरह का जो डिफेंस है ये जनता समझ रही है। विपक्ष में हम बैठे हैं, विपक्ष का कार्य होता है सवाल करना। कम से कम हम प्रकार से भाजपा विपक्ष पे बैठ करके रोना रोती थी,
या बहुत तरह के नाटक करती थी, बहुत तरह के मंजर लोगों को दिखाती थी। हरियाणा के अंदर हमें याद है अनिल विज जी ने और भी तमाम मंत्रियों ने और तमाम के नेताओं ने अपने अजनक होकर के विरोध किया था। हमें स्मृति ईरानी की भी वो तस्वीरें याद हैं जो उस समय जग जाहिर हुई थी। लेकिन आज इन कोई महंगाई को देख बात को नहीं, जब महंगाई को देख जनता के बाबत हम सवाल उठाते हैं, बिहार उठाते हैं, ठीक है, सरकार का काउंटर अटैक करिया है, ये बेहद लज्जनीय है। ठीक है कुणाल जी, अगर अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो जुलाई है वो जेब काटने वाली है, जुलाई का ये जो महीना है देखा जाए तो चारों तरफ से ही लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप किचन के सामान को ले लीजिए, चाहे आप पेट्रोल डीजल के दाम ले लीजिए, चाहे आप सिलेंडर की बात कर लीजिए, हर एक चीज पर दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी आर्थिक स्थिति को अगर आपसे समझा जाए तो इस आर्थिक स्थिति को आप कितने नंबर देंगे फिलहाल? कुणाल जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल जी। अब अगर हम 1 से 10 का आधार लेंगे तो इस टाइम पे अगर 1 इज द वर्स्ट तो वी आर ऑलमोस्ट हिटिंग एट 2। तो हम 2 आउट ऑफ 10 से ज्यादा अच्छी स्थिति पे नहीं है, क्योंकि एक तो डिमांड आपकी बहुत कम है, डिमांड कम होने के बावजूद आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तीसरा, आपकी इकोनॉमी में लगातार पिछले करीबन 42 महीने से लगातार गिरावट है। तो आप एक वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन इन इंडियन हिस्ट्री पिछले 30 साल की सबसे बदतर हालत में है। अब उसमें आप कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं, कुछ कोविड की कॉजेज भी हैं और कुछ डेफिनेटली इकोनॉमिकल कॉजेज भी हैं पॉलिसी डिजाइन की। और मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग फेल कर गए हैं। चाइना से पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मूव करने में बिल्कुल ही 100% फेल कर गए हैं। दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के पास आनी चाहिए थी। आज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फिट हो गई है क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना से आना बंद हो गया है। आधा रॉ मटेरियल आपका महंगा हो गया है और जो बचा हुआ माल आपके पास इंडिया में बचा हुआ है वो महंगा हो गया है। पहले तो डिमांड कम हर एक सेक्टर में। दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट किसी भी कंट्री की बढ़ जाती है तो उसका स्पाइरल इफेक्ट होता है, उसका मल्टीपल इफेक्ट होता है। अब आपने यातायात की कॉस्ट बढ़ा दी, आदमी की आम जनता की कॉस्ट बढ़ गई। पहला, आपकी सब्जियां, आप मानिए डीजल व्हीकल से आती है पूरे देश में, आपने डीजल का दाम अगर 90 रुपए से क्रॉस कर गया है तो आपका सारा का सारा जो रोजमर्रा का सामान है, और आप एकदम सही बोल रहे हैं, जो अभी तक हमने देखा उसका वर्ष होने वाला अगले 2 महीनों में, बिकॉज ये पेट्रोल डीजल का दाम आज भी कम होगा 20 रुपए, तो भी उसका इफेक्ट आते आते आपको अगले 3 महीने लगेंगे। आपका जो मिडिल क्लास है उसकी तो बिल्कुल ही स्टैंड बच गई है। आपको ये नहीं पता कि आपको सब्सिडी देनी है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, सब्सिडी देनी है, लेकिन आप सब्सिडी मिडिल क्लास की जेब काट के, पेट काट के नहीं दे सकते देश को। मिडिल क्लास तो एकदम बर्बाद हो गया, इस टाइम पर सड़क पे आया पड़ा है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर को छोड़कर इस टाइम पे जो बचे हुए आपके जितने भी सेक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट 40% जो आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे सेक्टर्स आपके हिट हैं। एजुकेशन सेक्टर आपका इतना भयंकर तरीके से हिट है। आपका यूनिफॉर्म बनाने वाला बंदा इस टाइम पर सड़क पे आ रखा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है उसको हेल्प करने के लिए। ठीक है, मजाक बना के रख दिया इन्होंने देश का इस टाइम पे। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूँ, जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती है तो उसका स्पाइरल इफेक्ट होता है। मतलब आपके लॉजिस्टिक्स चेन में अगर 7-8 लोग हैं तो पहले वाले पे भी इफेक्ट होगा, दूसरे पे भी इफेक्ट होगा, तीसरे पे भी इफेक्ट होगा, और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका सम करके जो टोटल इफेक्ट है वो आखिरी में कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। पढ़ा लिखा आदमी आज की डेट में ईएमआई नहीं दे पा रहा। मैं तो कई लोगों को प्रत्यक्ष जानता हूँ। आपकी मीडिया इंडस्ट्री के बंदे बहुत गंदे हिट है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हिट हैं उसका इस टाइम पे कहीं पे भी ना तो कोई नीति निकल रही है, और लोन बढ़ाने से आप इकोनॉमी को और बर्बाद करने वाले हैं। कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर, कैश इन हैंड अगर आदमी के पास नहीं बढ़ेगी तो इस टाइम पे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती हुई अगले 6-8 महीने तक नजर नहीं आ रही है। यानी कि 6-8 महीनों में और भी स्थिति बदतर हो सकती है। प्रोफेसर अमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिस तरीके से। बिल्कुल, प्रोफेसर अमन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अर्थशास्त्री, एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं। प्रोफेसर अमन, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके चलते अभी जो हमारे महेश वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे देखिए इससे पहले की जब सरकार थी, चाहे वो देखा जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे पहले कोरोना जैसी महामारी नहीं आई थी, इस तरीके की समस्याएं नहीं थी, तो इतना चैलेंज नहीं था जितना इस वक्त की सरकार के पास बड़ा
बड़ा चैलेंज है। तो ये सीधे सीधे ठीकरा कर देखा जाए तो कोरोना पर ही फोड़ा जा रहा है, कोविड-19 पर फोड़ा जा रहा है इस महंगाई के चलते। इसे आप दुरुस्त मानते हैं क्या, इस एक्सक्यूज को? हम हिंदुस्तान प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? अमन जी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ना हिंदुस्तान बीजेपी की धरोहर है, ना हिंदुस्तान कांग्रेस की धरोहर है। तो ये अगर एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें और हिंदुस्तान के बारे में सोचें और एक आम आदमी और हिंदुस्तानी के बारे में सोचें तो ये देश कहीं से कहीं पहुंच सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो महंगाई की मार है, कोविड, आपने कहा कोविड कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं, रोजगार की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है, तेजी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जीडीपी जो ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से महंगाई नहीं बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ रही है, जैसे बाकी में प्रवक्ता ने कहा, जो तेल के दाम है, तेल का जो दाम है वो हर एक चीज में इम्पैक्ट करता है। अगर आपको अपने ऑफिस जाना है तो आपको अपना तेल भराना होगा। अगर आपका खर्चा ज्यादा होगा तो आप कल अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे कि मुझे पैसा ज्यादा दिया जाए। खाने पे खाना जो है वो कोई भी वर्ल्ड में कोई स्टेट अपना खाना सारा नहीं बनाती है। जैसे दिल्ली में तो सारा खाना पानी सारा ही बाहर से आता है। तो अब जब वो खाना आएगा बाहर से तो वो भी रोड के थ्रू आएगा, तो उसमें भी तेल फूका जाएगा, तो उसमें भी महंगाई बढ़ेगी एकदम से। तो जो तेल है एक ऐसा पदार्थ है जिसका इम्पैक्ट सारी चीजों पे होता है। अब आप एलपीजी को देखिए, आज जो है एलपीजी के रेट बढ़ाए गए 25 रुपए। पिछले 7 महीने में 250 रुपए एलपीजी का रेट बढ़ाया गया है। अगर ऐसे ही एलपीजी का रेट बढ़ता रहा तो एक आम आदमी, और जो गैस सिलेंडर सरकार ने दिए थे दुनिया भर में, हिंदुस्तान में, वो कहाँ से गैस खरीदेंगे और आगे अपना रोजी रोटी चलाएंगे? आप और मैं तो अपना व्यापार चलाएंगे, जो हमारी सेविंग है उसके बेसिस पे चल लेंगे। और ये देखने को भी मिला आंकड़ों में कि लोगों के जो पीपीएफ के डिपॉजिट थे, सेविंग्स थी, फिक्स डिपॉजिट्स थे, वो उन्होंने यूज किए हैं, खत्म किए हैं। पेंशन के पैसे पड़े थे उसको यूज किया है। और दुनिया भर के जो ईपीएसआई के अंदर है वहाँ पे भी देखने को मिला कि उसके रेट वहाँ से कम हुए हैं। तो उसको देखते हुए लोगों ने अपना कारोबार तो चलाया है घर का, और कारोबार भी चलाया छोटे एमएसएमईज ने, पर इससे महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है वो तेल के दाम से बढ़ी है। और तेल के दाम की अगर हम बात करते हैं तो आज से 1 साल पहले तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम करीबन $20-22 पर बैरल थे। आज जो है वो दाम जो है करीबन $70-75 के करीब पहुंच गए हैं पर बैरल। ठीक है जी। जो जब लास्ट ईयर कम थे उसके बाद जो टैक्सेस लगाए गए और दाम नहीं कम किए गए लोकल मार्केट में, वो सरकार ने पैसा वो इनकैश करके ऑयल पूल अकाउंट एक क्रिएट किया गया था 1989 में। एनडी तिवारी साहब ने, हमने भारतीय वित्त संस्थान में हमने सजेस्ट किया था ये, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्रिएट किया था। तो उसमें इकट्ठा होते हैं वो पैसा। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन्होंने भी वो अकाउंट से पैसा यूज करके स्टेबलाइजेशन किया। ये सरकार ने भी 2014-15 में स्टेबिलिटी जो थोड़ी लानी थी उसको अकाउंट को यूज किया। अब जब उस अकाउंट में वो भरपूर पैसा पड़ा है तो उसको यूज करके ऑयल के दामों को कम किया जा सकता है, जिससे एकदम से राहत लोगों को मिल सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, जो ये ऑयल के दाम होते हैं, कच्चा तेल होता है, कोई भी आज नहीं खरीदता है। जो मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला जा रहा है वो आज से 4 महीने पहले खरीदा गया है। बिकॉज 1 से 2 महीना लगता है जो कंपनी या कंट्री बनाती है, जिस देश से हम खरीदते हैं या जिस कंपनी से बाहर से खरीदते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में। उसके बाद 1 महीना कम से कम लगता है उसको प्योरीफाई करने के अंदर, जो अलग अलग क्रूड अंदर ऑयल होगा, गैस होगी और चीजें निकलती हैं उसमें से। उसके बाद कम से कम 15 दिन से 1 महीना लगता है अलग अलग पेट्रोल पंप तक पहुंचने में। तो जो दाम मेरे को आज मैं दे रहा हूँ वो 4 महीने पहले देश में तेल खरीदा गया, जो देशी ऑयल कंपनियों ने खरीदा। तो और वो जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें करीबन 98% ऑयल कंजम्पशन को प्रोजेक्ट करके खरीदा जाता है किसी भी देश में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व के अंदर। वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आजकल 4 से 5 साल के होते हैं, जिनका दाम, इस जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वो $55 से लेके $65 के बीच में किए गए थे। और जब दाम कम हुए थे तो काफी सारे उनमें से कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए गए थे और कम दामों पे किए गए थे। तो जब कम दाम पे खरीदा जा रहा है और ओपन मार्केट से सिर्फ हम 1 या 2% खरीद रहे हैं और वो भी जाके 4 महीने बाद आएगा, तो ये जो ऑयल कंपनियों ने बेवकूफ बना रखा है मंत्रालय का, मंत्री जी का, कि हम आज खरीद रहे हैं तो हमें आज दाम बढ़ाने हैं। मेरे विचार में ये ऑयल कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा
विश्वासघात। अगर देखा जाए तो लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन महंगाई लगातार पैर पसारते जा रही है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और देखिए सत्ता में जो कि बीजेपी है तो सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। लोगों की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए, मैं मिडिल क्लास की बात करती हूँ या फिर उन लोगों की बात करती हूँ जो कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन अगर जब वो सिलेंडर लेने जाएंगे, पेट्रोल डलवाने जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे तो उनको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी। ये आपको स्थिति विकट नहीं लगती क्या? और ऐसी स्थिति के लिए सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आप कैसे क्लीन चिट दे देंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थ के जो पैसे आते हैं सिर्फ केंद्रीय खजाने में आते हैं। जब हम शास्त्रीय बल की बात करते हैं तो इसका तो आदमी को दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना। ठीक है, हम 100% हम कहाँ कह रहे हैं कि 100% हम देते हैं, और हमने कब कह दिया कि ये देश हमारा जागीर है? हमने तो ये कहा कि देश में अगर हम कहीं ईमानदारी के साथ अगर नियत साफ है, हम काम करना चाहते हैं और काम करके दिखा भी रहे हैं, और उस चीज को कहीं न कहीं आज इस कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है और जो अभी दिखाई दे रहा है, क्या ये किसी चमत्कार से कम नहीं है? अगर आप पिछले जैसे आपने कहा कि 95% ऐसे लोग होंगे जिनको आज की डेट में जरूरत है कि हर तरह से उनको सहायता दी जाए, और उसमें सहायता देने का जो काम होता है, उसका जो मैनेजमेंट का काम होता है, उनके साथ जो डायरेक्ट जुड़ने और उनके साथ सरोकार रखने का जो काम होता है वो राज्य सरकारों का भी होता है। सरकार को सिर्फ इस बात के लिए दोषी ठहरा देना, आप मुझे बताइए, अगर 110 रुपए या 120 रुपए पेट्रोल और डीजल दिख रहा है, जीएसटी के तौर पे राज्य सरकार को कितना मिल रहा है किसी ने? राज्य सरकार महंगाई, अगर आप ये कह रहे हो कि इस सिलेंडर जो है इस देश में 25 रुपए महंगा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ किसी ने ये सोचा कि इस देश में जो है 10 करोड़ परिवार जो है मुफ्त में सिलेंडर मिलते, जो वो लोग इसको काला जादू समझते थे जब सिलेंडर से खाना बनाया जाता था, वो काला जादू आज जो है लोगों के घरों में जाके हमारी बहन बेटियां जो है सुखी है, उनको बीमारियों से हम बचा रहे हैं। आज सेना को सैलरी देनी है, आज किसानों को एमएसपी देना है, आज हमें अपने स्वास्थ्य सेवा को चरमराने नहीं देना है, वैक्सीन का निर्माण करना है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सड़क का निर्माण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, कॉलेज है। मतलब 95% अगर जनता को हम इग्नोर करके 5% जनता के लिए जो है पहले सोचे और उसके बाद 95% जनता के लिए सोचे, तो वो अर्थशास्त्र समझ में आता है। उसके लिए हमें नसीहत दिया जाएगा। आऊंगी आपके पास कुणाल जी, मुझे पता है आपके पास जवाब है, आऊंगी आपके पास। किया जाएगा। ये क्या तरीका है? आप देश के बारे में, आप भी एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते आपकी भी कुछ ड्यूटी है, आपकी भी कोई नैतिकता बनती है कि कोरोना काल में आप हैं तो आप किस तरह से उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक समावेशी विचार सामने रखिए। आप प्रॉब्लम गिनाने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि समाधान कुछ बताइए। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना, आपने 4 कमियां निकालना हमें भी आता है, लेकिन सवाल यह है कि वो अच्छा ये होता है, आलोचना जो है ना, आलोचना से अच्छा माना जाता है कि समालोचना हो, समालोचक अच्छा होता है कि कम से वो हमारी चीजों को बता तो रहा है कि भाई समस्या का ये समाधान है। अब ये समाधान जो है, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में 120 करोड़ का बॉन्ड जो है बांध दिया गया और उस पर हेवी इंटरेस्ट के साथ उस पैसे का पेमेंट किसने किया? मोदी सरकार ने की। ठीक है, इस तरह की लाइबिलिटी, इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की चीजों को जो है हम झेल भी रहे हैं। भय, भूख और भौकाल, चीजों को हमने इस कोरोना काल में पिछले 2 साल से, मैंने क्या ईश्वर की कृपा है, हम इस 130 करोड़ देशवासियों पे एक ऐसी सरकार हमारे बीच में है जो कम से कम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है, लोगों को दुश्वारियां कम करने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद भी आप उंगली उठाएंगे, आप अपने आप को ये समझेंगे कि हम उंगली उठा के मोदी सरकार को गलत ठहरा के, बीजेपी की सरकार को गलत ठहरा के हम बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं, फेम होना चाहते हैं, बहुत बड़े हम अचीवर है। हम तो ये अचीवर नहीं है, आप लूजर हैं।
ठीक है, आप अपने आपकी बात आगे महेश जी, आपको पूरा समय दे दिया मैंने अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, ठीक है महिमा जी, क्या इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? देखिए, आपने खुद मांगा है, आपने खुद ये बात कही है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उस दौरान जो बीजेपी थी वो सड़कों पर उतरती थी, बाकायदा सवाल पूछा करती थी। तो क्या इस बार विपक्ष कमजोर हो गया क्या महंगाई के मुद्दे को धार देने में? प्रियंका जी, जिम्मेदारी किसकी है ये तो हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बयान देखा जाए और उसकी तुलना की जाए 2013 का बयान और 2019 का बयान। 2013 में मैडम ने कहा कि भाई महंगाई की, पेट्रोल के बढ़ते दामों की सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की है और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 2021 में मैडम कहती हैं कि भाई बढ़ते पेट्रोल के दामों की जो जिम्मेदारी है वो तो ऑयल कंपनियों की है, उसके लिए सरकार कैसे जवाबदार? और ये बयान रिकॉर्ड पर है। इस बयान को हम बनाकर नहीं कह रहे हैं, ये जग जाहिर है, ये प्रत्यक्ष है, इसे कोई भी देख ले। आज तो ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड भी कर रहा है ये। तो अभी जब मैं भाजपा प्रतिनिधि की बात सुन रही थी, मुझे जो एक बात आई वो ये है कि आज भी भाजपा कहीं ना कहीं विपक्ष वाले मोड से बाहर नहीं आ सकी है। हमने ये कभी नहीं कहा कि भाजपा सड़कों पर उतर के सवाल, हमने कहा कि भाजपा सड़कों पर उतर के बवाल करके रोना धोना मचाती थी, बड़े बड़े बैनर पहन करके सिर पर सिलेंडर उठा करके मैडम स्मृति ईरानी जी थी और भी कई तमाम नेता, लाल कृष्ण आडवाणी जी थी, उनकी तस्वीरें आज भी दिखती हैं। दूर हटाओ, आज वो लोग मुंह पर बिल्कुल सील लगाकर साधे बैठे। आज जनता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज उनसे बैठकर ये अरे भाई आप सवाल, आप सुझाव, तो जब आप आज सत्ता में होते हुए भी विपक्ष हो सकते हैं तो हम विपक्ष में होते हुए विपक्ष पर मुझे क्यों न रहे? विरोध करते करना अपना अपना तरीका है। आपका तरीका रोना धोना करने का था, हमारा तरीका सवाल उठाने का है, सटीक तरीके से उठाने का है और पटल पर उठाने का है, सोशल मीडिया पर उठाने का है, गली नुक्कड़ों में उठाने का है, चौक चौबारों पर उठाने का है। हम हर घर जाकर के ये सवाल फैलाएंगे, उठाएंगे, जनता के जो सवाल हैं उनको लेकर के आएंगे, संसद लेकिन हम आपके चुप कराने से चुप नहीं होंगे। ये भाजपा समझ, आप 2013 के बयान को 2021 में आया पलट कर लेंगे, उसको बिल्कुल पलट लेंगे और आप चाहेंगे कि विपक्ष चुप बैठ जाए। थोड़ी देर पहले मैं अर्थशास्त्री महोदय हमारे साथ जो मौजूद हैं उनको सुन रही थी। दोनों अर्थशास्त्रियों को बहुत सटीक बातें कही और मैं इत्तेफाक रखती हूँ। और ये जो कहा गया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है वो देश दोनों का में से किसी की धरोहर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और हम तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं अपनी जनता के आगे। हम ये कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का काम है सभी राजनीतिक पार्टियों का, हमारा भी है, भाजपा का भी है। जो बेहतर करे, जनता उसे सत्ता में रखे, लेकर आए, परिवर्तन करे, वो जनता की, जनता हमारा सिरमौर है। लेकिन जो भी सत्ता में बैठेगा विपक्ष को सवाल पूछेगा और आज विपक्ष में हम हैं। यही तो दिक्कत होती है ना महिमा जी, यही सबसे बड़ी परेशानी है। यही सबसे बड़ी परेशानी होती है महिमा जी कि जब वोट देने की बात आती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद सुर बदल जाते हैं। जैसा कि आपने निर्मला सीतारमण का बयान दिया था कि 2013 में बयान कुछ और था, 2021 में बयान कुछ और है। थोक महंगाई दर तो रिकॉर्ड के ऊपर भी पहुंच गई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, आपको कुछ कहना भी था जब यहाँ पर महेश वर्मा जी कह रहे थे। इससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें, मेरा सवाल यह है कि जो बैंक सर्विस चार्ज है उसे जो बढ़ाने की बात सामने आ रही है, मुझे उसके पीछे का कारण बताएंगे क्या? और साथ ही कारण भी और असर भी कि जो बैंक सर्विस चार्ज बढ़ाया गया है इसका कितना असर होगा और इसे बढ़ाने का कारण क्या है? देखिए, बैंक सर्विस चार्ज जो एक डिस्कशन जब हुआ था एज अ प्रिंसिपल, वो इसलिए हुआ था कि आप सारे टैक्सेस हटा के केवल बैंक सर्विस चार्ज पे गवर्नमेंट अपनी इनकम डिसाइड करेगी। अगर मान लीजिए एक आइडियल इकोनॉमी में आपके पास एक ही तरीका है ट्रांजैक्शन करने का, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करने का एक ही तरीका है। अगर आप मान लीजिए 1% चार्ज भी ले लेते हैं हर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो 2 लाख 5 लाख रुपए से ऊपर की है, एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी थी कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे कमाएगी, ये थ्योरी थी। ऐसे थ्योरी नहीं थी कि आपके टैक्सेस भी बढ़ते रहेंगे
आप डबल टैक्सेशन भी रखेंगे, गुड्स के ऊपर भी टैक्सेशन रखेंगे, इनकम टैक्स के टैक्सेशन भी रखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्सेशन भी रखेंगे और उसके बाद बैंक चार्जेस भी लेंगे। ये कहीं पे भी दिस इज अ वेरी फेटल स्ट्रैटेजी। या तो आप दाम कम कीजिए, आपके जो एक्साइजेज हैं उसे खत्म कीजिए, जीएसटी खत्म कीजिए, और अगर आप एक लाइन ऑफ रेवेन्यू रखना चाहते हैं तो बैंक चार्जेस के थ्रू रेवेन्यू रखिए। अब भले ही वो ऐसा है कि एक दुकानदार अपना माल खरीद रहा है किसी बड़ी कंपनी से, पीएनजी से खरीद रहा है, पतंजलि से खरीद रहा है, और अपनी दुकान के ऊपर मान लीजिए वो 2 करोड़ का सामान रखता है, तो 2 करोड़ के सामान पे आप उस पर 1% टैक्सेशन लगा देते हैं। तो एक वो तरीका हो सकता है, एक सेंट्रल वे जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना कमाई कर सकती है। लेकिन उस केस में जो हमारी सारी चीजें हैं उसके ऊपर जो डुअल टैक्सेशन है वो खत्म हो जाएगा। आप इनकम टैक्स खत्म कर देंगे। आपके बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने भी इसके बारे में काफी चर्चा करी हुई है। बैंक चार्जेस के बेसिस पे आप इकोनॉमी में जनरेट करेंगे रेवेन्यूज, और कोई तरीका आप रखेंगे नहीं। एक आइडियल सिनेरियो है, ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक आइडियल सिनेरियो कि आप बैंक चार्जेस के बेसिस पे धंधा करेंगे। अब बैंक चार्जेस आपने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि आपके पास जो कमाई के स्रोत हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इनकम खत्म हो गई है, रेवेन्यूज कंपनीज के खत्म हो गए हैं, लाइक ए सेड डिमांड है नहीं मार्केट में आपके पास, इन्फ्लेशन आपका एक चरम सीमा पे है। पहले क्या होता था, पहले अगर हमारा इन्फ्लेशन 7% पे था तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी 7% पे थी, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट वॉज ओनली में से -1%, -2%। आज की डेट में आपकी इनकम इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, मान लीजिए 9%, 10%, 7% मान लीजिए, और उसके बाद इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है -14%, -16%, जो कि आपके सारे सर्वेज वगैरह में आ रहा है। मेरा पॉइंट क्या था महेश शर्मा जी से, मेरा पॉइंट ये था महेश वर्मा जी से, एक पॉइंट जो ये था सबसे बड़ा, आप 5% लोगों को बलि नहीं चढ़ा सकते 95% लोगों को रखने के लिए। दूसरा, अगर अर्थशास्त्र एक कॉमन आदमी को करना है, अगर इकोनॉमी कॉमन आदमी को अपने कॉमन तरीके से चलानी है, तो फिर गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? फिर तो हम अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को चुना गया है, उनको पॉलिटिकल विजन के लिए चुना गया है कि उनके पास पॉलिटिकल विजन होगा सारे के सारे 100 के 100 लोगों को सोल्यूशन देने का। 5 लोगों को काट के 95 हो या 90 हो या 5 हो या 10 हो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप 5 लोगों की बलि दोगे 95 लोग बचाने के लिए। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल, अनइमेजिनेबल। दूसरा, आपका एक पॉइंट बड़ा अच्छा था प्रियंका जी, आपने कांग्रेस से एकदम सही सवाल पूछा था कि क्या विपक्ष का फेलियर है? 10,000%। This is a 10,000% failure of opposition in this country. You know, मेरे लिए अभी मैं 3 साल से आप लोगों के न्यूज चैनल्स पे जाके कभी कभी आप लोग बुलाते हैं, जब भी मेरे को इस बारी इस बजट पे इतनी विडंबना हुई कि कांग्रेस के पास एक पॉइंट नहीं था गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, एक पॉइंट, डेटा पॉइंट नहीं था। यू नो, सो मच सो, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिसमें मेरी व्यथा क्लियर होगी। मैं जनरली गवर्नमेंट के पक्ष में कॉन्स्ट्रक्टिव तरीके से एनालिसिस जनरली दे रहा था। मतलब मैंने होस्ट को बोला कि भाई अगर ऑपोजिशन में कोई नहीं बोल पा रहा तो मैं ही बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 17 पॉइंट है बजट के खिलाफ। ऐसी स्थिति हमारे देश की है कि आज की डेट में आपके पास विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष के पास एक पॉइंट में डेटा नहीं है। आपने कैसे अलाउ कर दिया बीजेपी को 70 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम रखने के लिए? योर एंटायर कांग्रेस पार्टी इज अ शेम इफ इन केस यू कांट इवन स्टॉप। अगर आप नहीं रोक सकते, कैसे इजाजत कैसे दे दी आपने बीजेपी को? 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने ऑयल कंपनी से अपने आप को प्रीमियम दे दिया। कैसे दे दिया? आम आदमी को काट के गवर्नमेंट अपना कॉफर भर रही है। ये कोई सही तरीका नहीं है रेवेन्यू कमाने का। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विजन इज टोटली मिसिंग। ठीक है, ऑपोजिशन इज गॉन इन दिस कंट्री। और ये जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, स्टेट्स की भी तो कमाई होती है ना तेल से, वो कैसे छोड़ देंगे? उनके लिए तो विंडफॉल है आज की डेट में। बिना किसी काम के अगर स्टेट्स को केवल फ्यूल की रेवेन्यू मिल रहा है तो वो कैसे छोड़ देंगे? वो बीजेपी की स्टेट और कांग्रेस की स्टेट, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस स्टेट राइट नाउ। ठीक है, बट आई होप देयर आर बेटर सॉल्यूशंस that our two political parties have for the benefit of the citizens ठीक है, of the आऊंगी आप country. बिल्कुल। But as a आपकी बात पे महिमा जी को कुछ कहना है, लेकिन आऊंगी आपके पास महिमा जी। लेकिन प्रोफेसर अमन अग्रवाल से एक सवाल पूछ ले। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, आज से ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों ने जिन्होंने 2 साल से टीडीएस नहीं भरा है, और खास तौर पे जिनका हर साल टीडीएस 50,000 कटता है, उनको अब ज्यादा देना होगा।
ये जो एक फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, एक तरफ तो कहा जा रहा था कि देखिए हम राहत देंगे कोरोना काल के तहत, कोविड-19 के तहत जो लोग टीडीएस नहीं भर पा रहे हैं उनको राहत दी जाएगी, लेकिन ये तो फिर वसूली हुई ना, अगर आपको दोबारा से ज्यादा ही भरना है तो, जिन्होंने 2 साल से नहीं दिया है। देखिए जी, ऐसा है कि जहाँ तक टीडीएस की बात है, हाँ। टीडीएस जो होता है वो इमीडिएटली जब इनकम जब दिया जाता है, किसी की जो भी इनकम कमा रहा है, जो दे रहा है आपको, उसको जो है टीडीएस भरना मैंडेटरी होता है। अब जो रिलीफ दिया गया था उसमें अगर डिले होती है तो पेनल्टी लागू होती है, और पेनल्टी इतनी हैवी लागू होती है कि वो 2 गुना नहीं, वो जाके 10 गुना जाके बैठ जाती है। हाँ। अगर इसी पीरियड के लिए लिया जाए। हाँ। तो अगर उस माध्यम को भी उन्होंने रिलीफ दिया है और आपको सिर्फ 2 गुना मांग रहे हैं उस पीरियड के लिए, मेरे विचार में इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं है, बिकॉज अगर वो उस पीरियड को नहीं लेके चलते और वो टीडीएस बाद में वो जमा करा रहे होते, तो टीडीएस जब आपने पैसा दिया तभी तो लगेगा ना। अगर आपने पैसा दिया ही नहीं तो टीडीएस कैसे लगेगा? जिस भी इंसान ने पैसा दिया है, कमाया है या पैसा खर्च किया है, उसी पे तो टीडीएस काटेगा ना जी। अगर आप मुझे दे रही हैं कोई पैसा, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आप नहीं दे रहे हैं, अगर आप मुझे 100 रुपए देती हैं तो 100 रुपए के ऊपर टीडीएस काट के देंगी ना जी मेरे। तो अगर मैं 100 रुपए ले ही नहीं दे तो टीडीएस किस चीज का काटेंगे आप? हाँ। अगर 100 रुपए देने की क्षमता है तो टीडीएस देने की भी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे अभी एक एक्ट्रेस का आया था कि जी मैंने जो है टीडीएस जमा नहीं कराया, मैंने टैक्स जमा नहीं कराया। अरे भाई, आप जब इनकम कमाते तो टैक्स जमा कराइए आप। ये तो बात थोड़ी इनकम कमा लिया, खाना खा लिया, सब खा लिया, तो अब टीडीएस हम जमा नहीं कराएंगे। तो उस केस में अगर उन्होंने डबल भी कहा है तो ज्यादा नहीं कहा है, बिकॉज अगर नॉर्मल पेनल्टी रखती है उसके ऊपर तो वो 10 गुना जाके बैठ जाती। और एक ही जो मैं पहले कहना चाह रहा था, जो इनकम टैक्स के जो आपने तेलों के ऊपर कहा, 2 तो सोल्यूशन मैंने दिए हैं आपको। तीसरा सोल्यूशन ये है जो बीजेपी कर भी सकती है, वो है जीएसटी के अंदर। अगर तेल को जीएसटी के अंदर लाते हैं और उस पर 100% सरचार्ज भी लगा देते हैं, मतलब हाईएस्ट ब्रैकेट में लेके आए 28 पे, और 100% सरचार्ज भी लगा दे तो टैक्स रेट 56% बैठता है। जबकि आज की डेट में सब स्टेट में करीबन 65 से 75% टैक्सेशन चल रहा है तेल के ऊपर। तो उससे भी इमीडिएटली बहुत रिलीफ मिलेगा, सभी सेक्टर्स में रिलीफ मिलेगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। जब बीजेपी ऑलरेडी ज्यादातर स्टेट में है तो कम से कम अपनी स्टेट में तो लगाए जहाँ पे है वो। जब दुनिया भर के और कानून वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकती है, और उसकी जो है बहुतता है राज्यसभा में भी, जब है ये सब चीजें, तो ये क्यों नहीं कर सकते कि जीएसटी के अंदर लागू करें? ना कांग्रेस वाले करना चाहते हैं ना ये लोग करना चाहते हैं। क्यों? उससे मेजर रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू लॉस की बात करते हैं। रेवेन्यू किसी को टैक्स करने से नहीं बढ़ता है। सिंगापुर जैसा देश बिना टैक्स किए उसने अपना पर कैपिटा इनकम जो है 20 गुना बढ़ा लिया 10 साल के अंदर अंदर। कैसे बढ़ाया वो देखिए, समझिए। अगर उन्होंने बढ़ा सके हैं आज से 40 साल पहले, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? जब तक हम लोगों को नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएं, लोगों को बढ़ाएं, लोगों को सक्षम बनाएं। आप दूसरी तरफ से जो है आप उनको बिल्कुल ही खत्म करते जा रहे हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी सामान। मेरे विचार में सरकार को, मैं इसीलिए कह रहा था ना, बीजेपी कांग्रेस, ये जरूर देखना चाहिए कि एक आम आदमी को, एक मिडिल मैन को कैसे राहत पहुंच सकती है। एक अपर मिडिल क्लास वाला या रिच जो है वो तो अपनी सेविंग से आराम से अगले 2 साल निकाल लेगा, थोड़ा उसको भी लॉस होगा पर वो निकाल लेगा। तो उससे जो नीचे वाले हैं, जो करीबन 70% देश के वासी हैं, वो नहीं निकाल सकते हैं इस पीरियड को। ऑलरेडी कोरोना ने उनकी कमर तोड़ दी है, उनके जॉब्स के अंदर इम्पैक्ट हुआ है, सैलरीज में इम्पैक्ट हुआ है। अब तेल के दाम को कंट्रोल करके जो वो आराम से ला सकते, तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जल पाता है जब वो कहीं 100 रुपए या 200 रुपए कमाता है। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, मिडिल क्लास जिसकी लगातार कमर टूटती जा रही है। हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए महेश वर्मा जी, क्या आपके पास उस सवाल का जवाब है जो कि यहाँ पे प्रोफेसर अमन अग्रवाल ने भी पूछा? ठीक है, आपने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को, या वो तबका जो कि एक पूरा निचले तबके में भी आता है, जिसकी कमाई ही अगर देखा जाए तो पूरे दिन की बहुत कम होती है, रिक्शा चलाने वाले हो गए, या फिर दूसरे जो लोग हैं जो बाकायदा यहाँ पे रेहड़ी पटरियां लगाते हैं, उनकी बात करिए। ठीक है, उनके घर को, उनके घर के बहनों को, उनके घर के माताओं को, उनके घर के गृहलक्ष्मियों को आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया, लेकिन अब जरा सोचिए कि जब सिलेंडर इतना महंगा होता चला जाएगा, वो उसे भरवाएंगे कैसे? पहली बात तो कि उनकी सिलेंडर के ऊपर कोई इस तरह से इम्पोज की नहीं जा रही, ये आपको करेक्ट है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, ये जो लोग भी कोई भी बात कह रहे हैं, ये एक भी कोई ऐसा देश, वैसे डेवलपिंग कंट्री है हिंदुस्तान, मैं डेवलप कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ के लिए आंकड़े उठाए और सामने रख के बात करें तो समझ में आता है कि आपका देश कहाँ है और देशों की क्या हालत है।
देखिए ये जो विषम परिस्थिति का जो निर्माण हुआ इस देश में, ये युद्ध से भी ज्यादा विविधता है। यहाँ इस तरह से रातों रात 2 महीने में ऐसे मौत का अंबार लग गया, ऐसे हाहाकार मचा। पिछले 2 साल से हम लॉकडाउन को झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति तो कभी हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने याद करिए कि जब कहा था कि हम एक दिन भूखे रहेंगे देशवासी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। ये कोई अर्थशास्त्री है, ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहीं किसी स्कूल कॉलेज में इस देश में पढ़े होंगे, तो टैक्स से बनाया गया, टैक्स से चलाया गया। आज के देश में ये हर आदमी अपने कंधे पे कुछ अगर जिम्मेवारी ले, बजाय कि उपदेश देने के बजाय कि ये चीज अख्तियार की आलोचना करना ही एकमात्र हमारा अधिकार, अपना कर्तव्य भी समझ ले, तो कम से कम 10-20-50 लोगों का भला होगा। ठीक है, आप परमार्थ अपने से शुरू करिए, समझ में आएगा। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो ये है कि हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, या लोकप्रिय सरकार हो, या लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार हो, कभी भी ऐसी फैसला नहीं लेना चाहिए जो उसके खिलाफ जाता हो। ठीक है। और वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहेगी जो उसको कल को जनता की नजर में जो है वो खलनायक बन के उभरे। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं 130 करोड़ जनता को सामने रख के कर रहे हैं। ठीक है महेश जी, सामने रख के कर। ठीक है महेश जी, सेंसेक्स जो 52,000 से ऊपर जा रहा है, किसी और देश में जाकर निहारिए ना। महेश जी अब जरा 1 मिनट रुकिए, एक बात बताइए। अब समझ में आएगा। हाँ ठीक है महेश जी, एक बात बताइए, जब सत्ता में आती है कोई भी पार्टी, चाहे वो आप हो या कांग्रेस हो, क्या वो इस तरह की परिस्थितियों को लेकर कोई प्लानिंग नहीं होती है कि कल को अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई समस्या खड़ी हो जाती है, कहीं पर कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई भी समस्या खड़ी हो जाती है, तो उसको लेकर प्लानिंग नहीं होती है क्या, जिसके चलते बार बार कोरोना के नाम की पर्ची काटी जाती है? बहुत बढ़िया दया जी, मैं इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। इस देश में आपको सुन के हैरानी होगी कि एनडीए में एक्ट जो है अपने पीठ थपथपाने वाली सरकार बहुत आ गई। एनडीए में एक्ट के तहत काम करने वाली पहली बार कोई सरकार जो है सेंटर में काम करनी, जो उसके पैरामीटर को मीट आउट की है, उसके 70 के 70 पैरामीटर को मीट आउट किया गया है। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, आपके पास जिस दिन कोरोना हुआ ना, एक लैब था इस देश में, एक लैब था और 130 करोड़ जनता को बचाना था, और भय, झूठ और भौकाल, विपक्ष का भौकाल था, झूठ थी हमारी जनता, गरीबी, हम जो गरीब जनता है, जो दिहाड़ी मजदूर थे, वो सामने थे हमारे, जो पलायन भी कर रहे थे। ठीक है महिमा सिंह जी, ठीक है महिमा सिंह जी, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे उनकी जान चली जाए। ठीक है, उसमें किस तरह से प्रधानमंत्री ने बोल्ड स्टेप लिया और लॉकडाउन किया और 130 करोड़ लोगों को संक्रमण होने। ठीक है महिमा सिंह जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है रुक जाइए जरा महेश जी। हाँ महिमा जी, हमारे प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन किया, हमारे प्रधानमंत्री ने अनअनाउंस लॉकडाउन किया, हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार जनता के ऊपर आघात किया, हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा ने बार बार ये कहा कि विपक्ष ने बरगला रखा है और इतना बड़ा किसान आंदोलन कर रखा है। लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ कुणाल जी की कि वो हमें अपनी कर्तव्य परायणता को लेकर के याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विपक्ष 10,000% फेल है। बस मैं इस बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगी कि इस देश में इस समय पिछले 7 वर्ष से यदि विपक्ष का एक नाम है तो वो श्री राहुल गांधी जी हैं, जो अपने आप को और अपनी पूरी टीम को, हम सभी को एक ही मंत्र पर चलाते हैं। और उसे 2 पंक्तियों में रख दूं तो सैयद सादिक हुसैन ने कहा है, चैन से रहने न दे इनको, न खुद आराम कर, मुस्तईद हैं जो खिलाफत को मिटाने के लिए। और हम हमारे सवालों को अनसुना किया जाए या उन्हें सिरे से खारिज किया जाए, हम सवाल उठाने से बाज नहीं आएंगे। हम सवाल उठाते रहेंगे तब तक जब तक इस गहरी सरकार के कानों पर वो दस्तक न दें, और तब तक जब तक हम यहाँ बैठे, जैसे हमारे विशेष एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों की बात को अपनी पॉलिसीज में ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मसला वही है कि आखिर जो डंक महंगाई का आम जनता पे लग रहा है, उस डंक पर आखिर मलहम लगेगा भी या नहीं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।